हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज जो बैंक के टाइप्स हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कि कमर्शियल बैंक जो है वो काम कैसे करती है ना। लास्ट क्लास हम लोग बैंक और उसकी हिस्ट्री, इतिहास के बारे में पूरा देखे थे कि कौन बैंक कब आया, कैसे आया और कितने पब्लिक सेक्टर बैंक जो है बचे हुए हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए क्लास की ओर। आइएगा जी। देखिए सर, एक इंफॉर्मेशन पहले दे दूं आपको। बेसिकली क्या कि अगर आप यूजी से आपका पीजीटी, टीजीटी और कॉमर्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर नोट्स चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सारा नोट्स वगैरह मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको कॉमर्स रिलेटेड किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दिक्कत कोई परेशानी तकलीफ आ रही है इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं रिलेटेड टू कॉमर्स, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी परेशानी आ रही है, गर्लफ्रेंड नाराज होगी तो इस पे कर सर क्या करें, ऐसा नहीं है ना। चलो, इसके साथ साथ आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा एप्लीकेशन है नेट वाला भैया ऐप, है ना। आप नेट वाला भैया लिखिएगा प्ले स्टोर में, आपको इस एप्लीकेशन मिल जाएगा और वहां पे आपको ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो आप ये सारे कोर्स देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्सेज चल रहा है। इसके साथ साथ जो है अब हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक की। किसकी बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ बैंक। देखिए बेसिकली अगर हम बात करें बैंक दो टाइप से, तो ओवरऑल की बात करें तो दो टाइप्स के बैंक होते हैं। एक होता है शेड्यूल्ड बैंक, एक होता है नॉन शेड्यूल्ड या अनशेड्यूल्ड बैंक बोल सकते हो उसको। सर शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 एक्ट के शेड्यूल्ड 2 में, है ना, क्या है, मेंशन है। और जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है वो क्या है सर, आरबीआई के शेड्यूल 2 में, आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में मेंशन नहीं है या लिस्टेड नहीं है, उनको कहते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक। आइए उसको एक बार देख लेते हैं, फिर हम शुरुआत करेंगे कि कमर्शियल बैंक काम कैसे करती है ना, उसकी बात करेंगे। देखो कह रहा है शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर डिवाइड किया गया है शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक में। शेड्यूल बैंक आर लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट जो है 1934 उसमें सेकंड शेड्यूल में इसको मेंशन किया गया, लिस्ट किया गया। इसका जो पेड अप कैपिटल होता है वो शेड्यूल बैंक का मिनिमम कितना सर 5 लाख होना चाहिए और उससे ज्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम 5 लाख या फिर उससे ज्यादा। आरबीआई ग्रांट लोन एट द बैंक रेट, दिस बैंक आर एलिजिबल टू बिकम क्लियरिंग हाउस मेंबर। और ये बैंक जो होते हैं वो क्लियरिंग हाउस मेंबर्स के आपका मेंबर होते हैं, क्लियरिंग हाउस के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एलिजिबल है। दूसरा है नॉन शेड्यूल बैंक। सर नॉन शेड्यूल बैंक कौन है, जो लिस्टेड नहीं है सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 में और इनका पेड अप कैपिटल जो है लेस देन 5 लाख होता है। ठीक है जी जी, और इनको आरबीआई से फंड बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो आ जाओ अब शुरू करते हैं। शेड्यूल्ड बैंक में कौन से बैंक आते हैं, सारे कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक भी आ जाता है, प्राइवेट सेक्टर भी, फॉरेन बैंक्स भी और रीजनल रूरल बैंक्स भी, सारे बैंक्स में इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, अब कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं सर, ये कोऑपरेटिव बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो कुछ लोग मिलकर अपने कोऑपरेट करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है ना, उसको कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है। अनशेड्यूल्ड बैंक जो लिस्टेड है ही नहीं तो उसकी बात ही क्या करना। ठीक है, चलो तो अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि कोई भी कमर्शियल बैंक जो कमर्शियली काम करती है, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, फॉरेन सेक्टर हो या रीजनल रूरल बैंक हो, वो काम कैसे करती है, कोई भी काम करती कैसे है ना। शुरू करें इसको, आइए इसको देखते हैं, पहले समझते हैं। देखिए क्या कहा गया, हाउ कमर्शियल बैंक वर्क्स, कैसे काम करती है कमर्शियल बैंक। ठीक है जी सर, तो अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक का काम, बेसिक काम क्या होता है सर, दो चीज डिसाइड करना कि भैया पैसा आएगा कहां से और पैसा को का हम करेंगे क्या। अगर बैंक के पास पैसा आ गया तो पैसा का यूज कहां करेगी वो बात जानना होता है। तो अगर हम बात करें, मान लेते हैं कमर्शियल बैंक कौन है, एसबीआई, हमने एग्जांपल लिया एसबीआई का। ठीक है जी, एसबीआई अभी सबसे टॉप में चल रही है तो एसबीआई का मैंने एग्जांपल लिया। चलो अब एसबीआई क्या करेगी, जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करेगी, कैसे लाएगी पैसा, तो तीन जगह से वो पैसा लेके आ सकती है। कहां कहां से सर, सबसे पहला वो पब्लिक से पैसा उठाएगी। पब्लिक से पैसा उठाएगी मतलब पब्लिक जो हम लोग आम जनता लोग क्या करते हैं, एनडीटीएल के फॉर्म में, नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी के फॉर्म में हम पैसे सबमिट करते हैं, चाहे वो कासा की बात हो चाहे एफडीआरडी की बात हो। कासा क्या हो गया सर, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, ठीक है, इसको डिमांड लायबिलिटी बोलते हैं। और एफडीआरडी मतलब फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, इसको हम लोग टीएल बोलते हैं। तो डीएल और टीएल मिला के बन जाता है एनडीटीएल। ठीक है,
जी। तो कासा बोले तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के थ्रू जो पैसे आएंगे बैंक के पास, या फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट के साथ जो पैसे आएंगे कमर्शियल बैंक के पास। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों का पप्पा है, तो भैया तुम्हारे पास कोई पैसे घट जाते होंगे, तुम क्या करते हो, तुम करते हो पापा को पैसा मांगते हो, है ना, पापा को बोलते हो पापा पैसा भेज दीजिए, ठीक है। वही बात ये भी कहेगा कि भैया पैसा भेज दो। अब वो क्या करती है, फंडिंग देती है, और इसी बैंक का जो फंडिंग देती है उसके बिहाफ पर वो पैसा लेती है, कुछ ना कुछ रेट पर इंटरेस्ट लेती है, जिसको हम लोग रेपो रेट, बैंक रेट कहते हैं, है ना, ये सारा चीज है। तीसरा जो है कमर्शियल बैंक क्या करेगी, कहां से पैसा लेगी, अदर बैंक से। जैसे एसबीआई जो है बैंक ऑफ इंडिया को बोली भाई पैसा तो मेरे पास थोड़ा कमी हो गया, हम हैं तो अमीर लेकिन पैसा कम हो गया, थोड़ा सा भी मदद कर दो। तो उस समय वो क्या करेगा, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 14-15 दिन के लिए, ऐसे करके पैसा ले सकती है, जिसको हम लोग कॉल रेट या कॉल मनी के तौर पर भी कहते हैं, है ना, इमरजेंसी में। तो ये हो गया पैसा लेगी। अब भैया पैसा लगाएगी कहाँ, पैसा लगाए कहाँ का, यूज क्या है बैंक का। देखिए सबसे पहला काम तो क्या है, वो रिजर्व रखेगा। सबसे पहला काम क्या है, रिजर्व रखेगा। लीगल रिजर्व रेशियो हमने पढ़ा है ना जी। तो क्यों रिजर्व रखती है बैंक, क्या जरूरत है। अब सोचो, जैसे बैंक क्या करती है, बैंक क्रेडिट का क्रिएशन करती है, मतलब पैसा उसके पास जो आता है फिर वो पैसा किसी और को दे देती है। अब जस्ट थिंक अबाउट इट कि मान लो 10 लाख रुपया बैंक में कोई डिपॉजिट किया, और 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए क्या हुआ, हम बैंक ने किसी और को दे दिया, बैंक के पास बचा 0 बटा सन्नाटा। तो जिसने डिपॉजिट किया होगा वो मान लो अगले दिन पैसे लेने के लिए आ गया, ठीक है। बैंक क्या करेगी, बैंक तो कंगाल है, बैंक के पास तो कुछ है नहीं, तो बैंक क्या करेगी, बैंक बोलेगी भैया मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसा कह सकती है क्या, नहीं ऐसा नहीं कह सकती है। तो इसीलिए आरबीआई कहता है कि कुछ बैंक जो भी डिपॉजिट आपके पास आए हैं उसका कुछ परसेंट आप अपने पास रखिए और कुछ परसेंट हमें दीजिए रखने के लिए, ताकि हम आपकी सेफ्टी का ध्यान में रखेंगे। तो जो बैंक खुद के पास रखती है पैसा किसी एक रेट में, मान लो 10 लाख है तो उसका 5, 7, 10, 20% जो भी अपने पास रखती है उसको हम लोग कहते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और जैसे ही बैंक आरबीआई के पास पैसा रखती है उसको बोलते हैं सीआरआर, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सीआरआर, ठीक है। चलिए कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है जी। तो ये हो गया सीआरआर और एसएलआर, ए मिला के बनता है लीगल रिजर्व रेशियो। तो सबसे पहला काम, जब बैंक के पास पैसा आता है कमर्शियल बैंक के पास, तो कमर्शियल बैंक क्या करती है, सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में पैसा खुद के पास और आरबीआई के पास रखती है, रिजर्व रखती है। दूसरा काम होगा लेंड टू पब्लिक। अब पब्लिक को उधार देना, उधार नहीं मतलब लोन देना, ठीक है। जैसे अब क्या बात हुआ, देखो 10 लाख रुपए का डिपॉजिट आया बैंक के पास, अब बैंक ने क्या करा, 2 लाख रुपए अपने पास रख लिया, ठीक है। 2 लाख कैसे, लीगल रिजर्व रेशियो के फॉर्म में, कैसा, सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म। मान लो सीआरआर है 4%, तो 40,000 आरबीआई को दे दिया और 1,60,000 अपने पास रख लिया, ठीक है। चलो अब बचे 8 लाख। 8 लाख को बैंक क्या करेगी, बैंक उधार लोन पे दे देगी। किसको देगी, तो सबसे पहले प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कौन हो गया, जिसको सबसे ज्यादा जरूरी है लोन की, है ना। और उसके बाद फिर अदर सेक्टर्स को लेंडिंग में देगी, ठीक है। तो ये 2 काम करेगी, प्रायोरिटी सेक्टर को क्या करेगी, लेंडिंग में देगी, और फिर अदर्स को लेंडिंग में। अब देखो 2 लाख रुपए तो अपने पास रखी है जी। अब वो 10 लाख रुपए वाला जो डिपॉजिट किया था वो उसके पास आएगा पैसा मांगने के लिए, तो बैंक क्या कहेगी, बोलेंगे भाई साहब अभी इतना पैसा लो, हम देते हैं तुरंत। तो वो मानेगा ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, हो गया होगा, दे देता है, तो वो मान जाएगा। तो इसीलिए हम पहला काम क्या करेंगे, रिजर्व रेशियो में रखेंगे पैसा, कौन, बैंक को ऐसा कह रही है। दूसरा कौन, दूसरा सर लेंडिंग पब्लिक को देंगे, उधार यानी कि लोन देंगे पब्लिक को। पहला प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मतलब पहले फार्मर्स जो नीड है उनको देंगे लोन, दूसरा उसके बाद देंगे इन्वेस्ट अदर सेक्टर को, ठीक है। तीसरा जो काम होगा वो इन्वेस्टमेंट का करेंगे। इन्वेस्टमेंट कहां सर, एसटीएम में, है ना, एसटीएम, एएफएस और एचएफटी, ये तीनों क्या है सर, एसटीएम बोलते हैं होल्ड टिल मैच्योरिटी, मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट बैंक में करेंगे जो मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखता है ना, सेल देन सेल कर देता है, ठीक है, बात समझिएगा। दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा एएफएस, एएफएस बोलते हैं अवेलेबल फॉर सेल, मतलब कभी भी मेरे पास रहेगा, हम कभी भी सेल कर दे सकते हैं। और तीसरा है एचएफटी, जिसको बोलते हैं होल्ड फॉर ट्रेडिंग, जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जनरेशन के लिए होता है। तो ये तीनों में इन्वेस्टमेंट क्या करती है, कमर्शियल बैंक करती है। तो पहला क्या, 3 काम क्या सर, पैसा कैसे आता है कमर्शियल बैंक के पास, तो सर पब्लिक पहले कैश के फॉर्म में देती है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में, या फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट में, ये पब्लिक रहती है एनएटीएल के फॉर्म में। दूसरा आरबीआई से पैसा आता है, और तीसरा अदर बैंक जो भी है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सबसे पैसा जो
आता है। पैसा आ गया, पैसा आने का सबसे पहला काम क्या किया कमर्शियल बैंक, रिजर्व रख लिया पैसा सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में। उसके बाद उधार यानी कि लोन दिया, लेंडिंग पब्लिक, प्रायोरिटी सेक्टर को पहले, बाद में अदर सेक्टर को, और फिर तीसरा क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। क्लियर है जी सर। आइए, तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका कमर्शियल बैंक का प्रोसेस काम कैसे करती है वो वाली बात। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। अब आइए समझते हैं एक एक बैंक को, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे और आराम आराम से समझेंगे भी। क्या कह रहा है कमर्शियल बैंक, मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, कह रहा है कमर्शियल बैंक क्या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो परफॉर्म करता है फंक्शन डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड लोन देता है फॉर इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सीधी सी बात है, कोई भी बैंक अगर आपसे पैसा ले रहा है तो आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है, और इंटरेस्ट क्या वो अपने घर से देगा, नहीं सर। तो जब आपको वो लोन देगा तो फिर आपसे क्यों नहीं लेगा रिटर्न, लेगा सर, इंटरेस्ट लेगा, और वही तो है अर्निंग प्रॉफिट, है ना जी। कह रहा है इनफैक्ट कमर्शियल बैंक्स एज देयर नेम सजेस्ट एक्स प्रॉफिट सीकिंग इंस्टीट्यूशंस, दे डू बैंक बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। बिल्कुल सही है, बैंकिंग का बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, भाई कोई भी करेगा तो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करेगा। चलिए, कह रहा है कमर्शियल बैंक कैन शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड दोनों हो सकता है, रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलग चीज है, आरबीआई एक्ट अलग चीज है। आरबीआई एक्ट 1934 जो है वो आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस के लिए बना गया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो बैंकों के रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए बनाया गया। तो 1949 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो अलग एक्ट है, ठीक है, मिक्स मत करिएगा। कह रहा दीज बैंक एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट ग्रांट लोन टू द जनरल पब्लिक, बिजनेसेस, इवन द गवर्नमेंट एंड कमर्शियल टाइप्स बैंकिंग सिस्टम्स आर। तो भैया वो सीधी सीधी बात है, ये सारा बैंक में क्या करते हैं, आप जो गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट हो, कोई भी पब्लिक में हो, ठीक है, बिजनेस का हो, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करते हैं और लोन भी ग्रांट करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या हुआ सर, पब्लिक सेक्टर बैंक, अब देखो ये टाइप्स ऑफ बैंकिंग में है ना, कमर्शियल बैंक का कौन कौन टाइप है वो बोल रहा है। तो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक, कह रहा है मोर देन 75% ऑफ द टोटल बैंकिंग बिजनेस इन द इंडिया कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर बैंक। तो सारा काम जो है 75% ज्यादा किसमें आता है सर, पब्लिक सेक्टर बैंक में, जिसको हम लोग नेशनलाइज्ड बैंक बोलते हैं। और अभी नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं, 12 नेशनलाइज्ड बैंक है ना। कह रहा है द इंडियन गवर्नमेंट एंड आरबीआई द मेजर स्टेक होल्डर इन दिस सेक्टर। तो ये जो सेक्टर है इसमें इंडियन गवर्नमेंट ज्यादा रखता है पैसा, और आरबीआई भी क्या करता है, आरबीआई भी ज्यादा पैसा रखता है अपने पास। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक। सर प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक हो गया जिसमें आरबीआई का कोई इसमें रोल, आरबीआई का रोल है रूल्स रेगुलेशन के लिए, लेकिन उसमें इंडिविजुअल आपके क्या है, स्टेक होल्डर्स हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं। कह रहा मोस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर, नॉट द आरबीआई इंडियन गवर्नमेंट। आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। नेवरदलेस दीस बैंक्स अधेयर टू द आरबीआई लॉ। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ये बैंक चलते हैं। क्लियर बात जी सर। आइए उसके बाद है फॉरेन बैंक। कह रहा है फॉरेन बैंक का क्या होगा, फॉरेन बैंक जिसके हेडक्वार्टर्स फॉरेन में होंगे बट ऑपरेट कहां कर रहा है, प्राइवेट एंटिटी इंडिया में कर रहा है। तो ये बात किसको, इसको बोलेंगे फॉरेन बैंक। दे अबाइड बाय द रेगुलेशंस ऑफ देयर होम कंट्री। देखो जो होम कंट्री है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे, यहाँ पे फॉरेन कंट्री के रूल्स रेगुलेशन नहीं चलेंगे। अब है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स। अब ये देखो रीजनल रूरल बैंक जो है वो फार्मर्स वगैरह के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए बनाए गए थे। कह रहा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स सर्व द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस such as marginal farmers, agricultural laborers, small businesses, and operating regional level RRBs offer बैंक फैसिलिटीज लाइक डेबिट कार्ड, बैंक लॉकर्स और कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस। तो आरआरबी जो गांव के लिए है ना, बहुत रीजनल लेवल के लोगों के लिए है, ताकि वो उसके लिए बैंक की सुविधा इजीली अवेलेबल हो पाए और उनको भी वो सारे बेनिफिट मिल पाए जो अर्बन में बैंकों में मिले जाते हैं। इसलिए आरआरबी की स्थापना की गई थी 1975 में, पहला बैंक आया था। और आरबीआई 1976 है ना जी। आइए उसके बाद है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या है सर, कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कह रहा है स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्टार्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो कुछ लोगों का ग्रुप जो है वो मिलकर स्टार्ट किया था टू एड्रेस द कैपिटल नीड ऑफ देयर स्पेसिफिक कम्युनिटी, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए। कह रहा सच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय देयर मेंबर्स, उसके मेंबर्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। और बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं डेमोक्रेटिकली सेलेक्ट टू ओवरसी ऑपरेशंस। जो बोर्ड मेंबर होते हैं वो सारा चीज देखते हैं। अब देखो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, काम क्या होगा सर, काम जो है प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस होता है। तो प्राइमरी फंक्शंस में सबसे बड़ा जो काम है, सबसे बड़ा जो काम है वो क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। डिपॉजिट मतलब पैसा लेना। मेजर सोर्स ऑफ फंड्स बैंक का क्या है सर, डिपॉजिट फंक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स।
कह रहा मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से पैसा लेना, पब्लिक पैसा वहां जमा करेंगे तभी वो लोन भी दे पाएगा अदर को, तभी वो सारा काम कर भी पाएगा। क्लियर बात? जी सर। चलिए क्या कह रहा है, दिस फंक्शन इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनली डिपेंड ऑन द फंड्स डिपॉजिट विद देम बाय द पब्लिक। तो सारा काम ही तो वही है कि पैसा डिपॉजिट नहीं करेगा तो लोन कैसे देंगे, फंड का क्रिएशन कैसे होगा, है ना, ये सारा चीज किसकी वजह से है सर, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब देखो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने में क्या है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, करंट डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, रिकरेंट डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, यही इसी को बोलते हैं ना आपका फिक्स डिपॉजिट मतलब एफडी, आरडी और सीएएसए, एनडीटीएल का चारों पार्ट है, नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी। देखो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है कि कैश में एक बार डिपॉजिट कर दिया जाता है फिक्स्ड पीरियड के लिए, कि 5 साल के लिए आपका इतना कैश फिक्स्ड कर दिया गया, उसको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है जिसमें बिजनेस के ट्रांजेक्शन मोस्ट ऑफ दी होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बिजनेसमैन इसी अकाउंट को खोलता है, करंट डिपॉजिट अकाउंट। क्योंकि करंट अकाउंट में क्या होता है ना कि आप जितना ट्रांजेक्शन चाहो उतना कर सकते हो, जब चाहो तब कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यही बात सेविंग डिपॉजिट में नहीं है। सेविंग डिपॉजिट होता है स्मॉल सेविंग्स के लिए, ताकि लोग उसमें सेव कर सके, पैसा बचा सकें, ठीक है ना, उसके लिए होता है, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या है सर, अंडर दिस अकाउंट स्पेसिफिक अमाउंट इज डिपॉजिट बाय एवरी मंथ। हर मंथ क्या होता है कि आपको 12 मंथ 24 मंथ के लिए जो भी है ना, वो आप कुछ ना कुछ पैसा इसमें जमा करते जाते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब पहला काम तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का था, दूसरा लोन एडवांस मतलब लोन देने का भी काम किसका है सर, बैंक का है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि बैंक क्या करती है, लोन देती है बेसिकली। देखिए अब बैंक जो एडवांस लोन देती है वो होता है कॉल मनी, मतलब एक दिन के लिए, है ना, 1 से 14 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ऐसा भी आपको लोन मिल जाता है, शॉर्ट पीरियड के लिए लेती भी है। ओवरड्राफ्ट होता है, कैश क्रेडिट, बिल का डिस्काउंट भी करती है बैंक, क्रेडिट टू दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी क्रेडिट उधार देती है। तीसरा है क्रेडिट क्रिएशन, इसको हमने बहुत डेप्थ में और अच्छे से पढ़ा था लास्ट क्लास में। क्या हुआ क्रेडिट क्रिएशन का क्या मतलब हुआ कि सर पैसा मेरे पास कम है लेकिन उसी पैसा से हम पैसा 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 बनाते चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बताया था मैंने आपको कि मान लो कोई एक बंदा जो है 10,000 रुपए डिपॉजिट करता है बैंक में। अब 10,000 में से कुछ आरबीआई कहती है कुछ पैसा अपने पास रखना चाहिए, तो मान लो 2,000 रख लिया। अब उस 8,000 को क्या बैंक अपने पास रखेगी? नहीं। 8,000 को अगर अपने पास रख लेगी तो फिर इंटरेस्ट कहां से देगी? तो 8,000 का क्या करेगी, वो दे देगी किसी और को लोन के तौर पर। फिर वो क्या करेगा, 8,000 इकोनॉमी में एक सर्कुलेट होगा और फाइनली वो बैंक के पास आएगा। जब वो 8,000 आएगा तो फिर उसमें से 20% अपने पास रख के फिर क्या करेगी, फिर वही 6400 रुपए जो है वो बैंक दे देगी किसी और को, और फिर वहां से सर्कुलेट होकर फिर बैंक के पास आएगा। तो सिर्फ जो एक बार पैसा उसने डिपॉजिट किया और उसका सर्कुलेशन बैंक कई बार करती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। चेक सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ फंड्स, क्या देखो ये भी बात बिल्कुल सही है, पेमेंट करने के लिए चेक का सिस्टम है। अगर आपके पास कैश नहीं है, आप कैश नहीं ले जाना चाहते तो चेक ले जाओ, इतना पेमेंट कर देना है, बैंक कर देगी आपके बिहाफ पर उसको पेमेंट। चेक जो लेके आएगा उसको पेमेंट दे देगी। जिस अकाउंट के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाएगा वो अकाउंट में बैंक पैसा डाल देगी। तो बैंक एक सिस्टम डेवलप किया है चेक सिस्टम, जिसमें क्या है एक इतना बड़ा सा एक लिफाफा पेपर का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बैंक का स्टैम्प मोहर वगैरह सारा चीज रहता है। आप जिस भी नाम से अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में वो मिलता है, जिस भी अकाउंट में आप उसको डिपॉजिट करने के लिए कहोगे वो डिपॉजिट कर देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शन। क्या है? सेकेंडरी फंक्शन। अब देखो सेकेंडरी फंक्शन में क्या 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 बाद वाली चीजें, जैसे एजेंसी फंक्शंस ऑफ द बैंक। कह रहा था बैंक एक्ट करता है एजेंट के तौर पर अपने कस्टमर का और उससे कमीशन क्या करता है, परफॉर्म करता है। सही बात है ना यार, बैंक अगर मान लो बैंक क्या रोल प्ले कर रहा है, अपने कस्टमर के लिए एजेंट का रोल प्ले कर रहा है कि तुम्हारा पैसा क्या कर रहा है, उठा के ले रहा है। मान लो तुम डिपॉजिट कर, तुम्हारा पैसा क्या कर रहा था, किसी और को दे दे रहा है और उससे इंटरेस्ट लेकर तुमको दे दे रहा है, उसके बदले में वो कुछ कमीशन चार्ज करता है। बैंक का तो काम यही है जी। कह रहा है पहला क्या कर रहा है, ये ट्रांसफर ऑफ फंड का ट्रांसफर कर रहा है, जिसको सस्ते और अच्छे में, जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है वो बैंक में जाकर जमा कर रहा है, और बैंक वाला क्या कर रहा है, उसको जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा दे दे रहा है और उसके बिहाफ पर इंटरेस्ट लेके आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है। कलेक्शन ऑफ फंड्स का कलेक्ट करने के लिए अगर आप बैंक को बोलोगे भाई जाके मैं काम करो, मेरा जो है ना यहाँ पे बाकी आप कलेक्ट कर लो, तो बैंक वहां भी कलेक्ट कर लेगा आपका कस्टमर्स का बिल। पेमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम, अलग अलग आइटम्स पे आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर दे रहा है आपके लिए, है ना, आपका ही अकाउंट है, आपका ही सब कुछ है, लेकिन वो पेमेंट भी कर दे रहा है। इट मेक्स पेमेंट ऑफ टैक्स भी पेमेंट कर रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम बिल, सब कुछ बैंक आपके लिए सब कुछ कर देता है। जैसे आप लोन लेते हो, जैसे आप बैंक में मतलब सॉरी गाड़ी लेते हो, गाड़ी परचेज करते हो, ठीक है,
गाड़ी परचेज करते हो तो आप लोन पे लेते हो, लोन पे जब लेते हो तो बैंक को बोलते हो बैंक हर महीने मेरे अकाउंट से इतना तुम काट लेना, ठीक है, बोलते हो ना, बैंक से खुद पैसा कट जाता है। वो बैंक क्या कर रहा है, आपके लिए अलग अलग आइटम का पेमेंट कर दे रहा है। परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ये भी बात बिल्कुल सही है कि शेयर्स और का हम सेल परचेज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज का सेल परचेज कर दे रहा है कौन, बैंक कर दे रहा है। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का भी कलेक्शन कर दे रहा है, ट्रस्टी की तरह काम कर दे रहा है, और लेटर ऑफ रेफरेंसेस भी आपको देना है। चलिए, तो ये हो गया क्या, एजेंसी फंक्शन। दूसरा है परफॉर्मिंग जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। अब जनरल यूटिलिटी सर्विसेज क्या है, क्या रहा है, ट्रैवलर चेक दे रहा है, कह रहा बैंक उसको ट्रैवलर चेक्स एंड गिफ्ट चेक्स, ये भी करता है। लॉकर फैसिलिटी भी दे रहा है ना, आपके पास कोई अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, काम है, तो आप उसको जाके वहां पे रख सकते हैं। अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट, तो अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज जो है वो गवर्नमेंट इशू कर रही है। परचेज और सेल कर रही है फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का, तो ये आपके लिए। तीसरा है डेवलपमेंट फंक्शंस, क्या है, डेवलपमेंट फंक्शंस, है ना, ठीक है। तो डेवलपमेंट फंक्शंस डेवलप करने के लिए, जैसे मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग्स बोल रहे हैं, तो जो सेविंग्स है उसको वो मोबाइलाइज कर दे रही है। मोबाइलाइज करने का क्या मतलब हुआ कि आप सेविंग के लिए डाल दिए पैसा, आपका पैसा तो रखे रखे बढ़ तो नहीं जाएगा, 10 रुपए डालेगा 20 नहीं होगा, लेकिन वो पैसा किसी और को बैंक दे दे रही है और उससे क्या कर रही है, इंटरेस्ट लेके आपको फिर दे दे रही है ना, ये बिल्कुल। चलिए, एक्सटेंशन ऑफ बैंक सर्विसेज इन रूरल एरिया, हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है कि रूरल एरिया में बैंक अब धीरे धीरे पहुंच रहा है, अब तो बहुत पहुंच गया है ना जी। प्रोवाइडिंग लोन्स टू द वीकर सेक्शन, जो गरीब का लोग हैं, जो वीकर सेक्शन में आते हैं, उनको लोन भी देने का काम कौन कर रहा है, सर बैंक कर रहा है। असिस्टेंस टू कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में भी असिस्ट कर रही है आपको, कैसे करना है कि नहीं करना है ना, ये बात। उसके बाद है कुछ मॉडर्न फंक्शंस जो आज के युग में इसके यूज किए जाते हैं, जैसे एटीएम, एटीएम कम डेबिट कार्ड, सर इसका यूज बहुत बड़ा है, लास्ट फ्यू ईयर्स से, क्या 15-20 साल से एकदम मतलब तहलका मचाए हुए, कहीं भी पैसे की जरूरत हो डालो मशीन में आ जाएगा बाहर। क्रेडिट कार्ड, अरे भाई साहब इसका तो अभी रोल इतना बढ़ गया है कि आपको प्लास्टिक मनी की तरह इसको यूज करने के लिए दिया जा रहा है ना, तो क्रेडिट कार्ड का रोल भी बहुत बढ़ गया है, तो ये भी एक इसका फीचर है। मेल ट्रांसफर और टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ये भी कर सकते हैं आप। टेली बैंकिंग कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग आपके लिए अवेलेबल है ना। फिर है राउंड द क्लॉक बैंकिंग, ठीक है, चारों मतलब 24/7 का जो है वो आप काम कर सकते हैं। बैंक क्या प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रल मॉडर्न सर्विसेज में, सेंट्रल बैंकिंग सीबीएस सॉल्यूशन, ऑनलाइन टैक्स का पेमेंट, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपका पेमेंट कर दे रहा है, रिटेल इंटरनेट बैंकिंग के लिए कर दे रहा है, फॉरेन एक्सचेंज के लिए पेमेंट कर रहा है, ई मनी इंडिया, ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन कर दे रहा है आपका, डिपॉजिटरी सर्विस, सारा चीज तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउस ईपीएफएस कर दे रहा है, ऑनलाइन बिल का पेमेंट, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ट्रेडिंग, कस्टमर केयर फैसिलिटी, सारा चीज तो बैंक कर ही दे रहा है आपका, है ना। आरटीजीएस सर्विस सारा कौन कर रहा है आपका, सारा बैंक, और बैंक की सर्विसेज हैं जो आपको कंप्लीट कर दे रही है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ वाली बात नहीं। तो आज छोटा सा क्लास है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।